वेलकम टू अरवंडी एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों की पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पिछले बार देखिए एलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती आपकी 2018 में आई थी और ये दोनों एक साथ पद निकले हुए थे। अब की बार एलपी की अलग वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन की अलग आई है, फिर भी दोनों का सीबीटी 1 जो है एक ही लेवल का होने वाला है। इसलिए हम आपको इसमें देखिए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पिछले बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि इन सभी रीजनिंग के प्रश्नों में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आजकल की पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया कि राजनेता जो हैं वो केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक से सुंदर हैं। आपके पास दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष में लिखा गया कि एक्स जो है वो राजनेता से शादी करेगी और दूसरे में लिखा गया एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो इन दोनों निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है, इसे एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए कथन में साफ साफ लिखा गया कि राजनेता जो हैं वो केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक से सुंदर हैं। तो एक्स के पास भी तो ऑप्शन होगा कि वो नेता से शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। यदि वह सुंदर है तो नेता से शादी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। भाई शादी तो करेगी ही करेगी, तो या तो नेता से करेगी या तो किसी अन्य से करेगी। वही तो निष्कर्ष में लिखा गया है कि एक्स जो है राजनेता से शादी करेगी, ये भी सही हो सकता है। एक्स जो है राजनेता से शादी नहीं करेगी, ये भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, या तो पहला अनुसरण करेगा या तो दूसरा अनुसरण करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है वैसे ही संबंध आपको कर्नाटक का बताना है। कर्नाटक का किस धातु के साथ में संबंध होगा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, प्लेटिनम, तांबा, सोना और चांदी। तो मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि पन्ना की खान है, वहाँ से हीरा निकलता है। तो कर्नाटक में आपको मालूम है कोलार और हट्टी की खानें हैं, वहाँ से सोना निकलता है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो जैसा संबंध मध्य प्रदेश का हीरे के साथ में है वैसा कर्नाटक का सोने के साथ में होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर घड़ी पर नंबर 1 की जगह पर m लिखा जाए और नंबर 2 की जगह पर n लिखा जाए, बदल दिया जाए, तो इसी प्रकार अन्य अंक को भी बदला जाए, तो जब 21 बजेगा तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक घड़ी बना लीजिए आप लोग इस प्रकार से। इसमें जो कह रहा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर 1 से आपसे स्टार्टिंग भी करा रहा है तो 1 2 भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो 1 यहाँ पर होगा, 2, फिर 3 के बाद 4, 5, 7, 8 और 10 और 11। इस प्रकार से ये हमारी घड़ी बन गई है। तो आपसे कह क्या रहा है कि यदि 1 की जगह पर आप m लिख दें, तो मतलब 1 की जगह पर अगर आप m लिख देते हैं और 2 की जगह पर n लिख दें तो 2 की जगह पर n लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि अन्य को भी आपको बदलना है। तो m के बाद n आता है, तो एक एक आप आगे बढ़ते जाइए अल्फ़ाबेट में जैसे बढ़ता है आपका। तो m के बाद n, फिर आपका o आ जाएगा, p q r s t u v w और यहाँ पर आपका x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने बदल दिया। अब कह रहा है कि जब 21 बजेंगे तब घंटे की सुई में कौन सा अक्षर होगा? 21 बजने का मतलब है कि रात का आपका, जब आपका बजेगा 9, रात का 9 बजेगा तभी तो 21 बजेगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं और 21 बजेगा रात वाला। तो 9 की जगह पर आपने क्या यहाँ पर लिख दिया? यू लिख दिया है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। समझ गए आप? ये 24 घंटे में आपसे पूछा है तो 2 बार घूम करके सुई आएगी आपकी घंटे वाली। तो पहली बार भी आपका यू मिलेगा 9 बजे और दूसरी बार रात में भी 9 बजे यू मिलेगा। सही ऑप्शन इसका लास्ट वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये देखिए उत्तर आकृति आपको पूछी जा रही है कि जो प्रॉब्लम फिगर है हमारा उसका सही से आपको जल प्रतिबिंब बताना है। तो प्रॉब्लम फिगर ये है और आंसर फिगर आपके सामने ये है। तो पूछ रहा है कि आकृति जो बनी हुई है यदि इसका जल प्रतिबिंब लिया जाए तो इन चारों ऑप्शनों में से ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो यदि आपसे जल प्रतिबिंब पूछता है तो आपको दर्पण कहाँ पर लगाना होता है? दर्पण आपको यहाँ पर लगाना होता है इस प्रकार से। तो अगर दर्पण यहाँ पर लग रहा है तो घूम करके उल्टी संरचना आपको प्राप्त होगी। वो किस ऑप्शन में बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि घूम करके ये आपका नीचे आ जाएगा
और इस प्रकार से संरचना ये बनेगी। तो दर्पण आपको यहाँ पर लगाना होता है। इसमें देखिए ए वाले ऑप्शन में तो आकृति ही चेंज कर दी है। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर कट का मार्क लगा दिया, तो आकृति तो चेंज नहीं होगी, बस घूम ही सकती है। और डी वाले में देख लीजिए, डी वाले में देखिए यहाँ पर इसने इस प्रकार से नहीं बनाया है। तो डी वाला और ए वाले में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो इस प्रकार से पहले आपको हिंदी में दिया गया, फिर आपको इंग्लिश में, फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन में सी वाली आकृति जो होगी वही सही ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो ये आकृति जो है इन चारों विकल्पों में से आपको देखकर बताना है ए बी सी डी में से ये आकृति किसके अंदर जो है समाविष्ट है। समाविष्ट का मतलब छुपी हुई आकृति जो है आपको बतानी है। तो ये आकृति अगर आप देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन में तो आप गलत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी देखिए सी वाले में ये छोटा से है और इसकी देखिए ये बड़ी से है पूरी, और ये आपको मिलेगी बी वाले ऑप्शन में। ये देखिए छुपी हुई है ना इसके अंदर ये वाला। तो बी वाले ऑप्शन में आपको ये आकृति छुपी हुई नजर आएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है ए वाले में, तो इस प्रकार से आपको ए ऑप्शन सही करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दी गई जो अक्षर श्रृंखला है उसमें अनुपस्थित पद का आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर बी जी एल से स्टार्टिंग की है, फिर डी आई एन है, तो नेक्स्ट पद आपको बताना है। तो अगर बी से देखिए डी हो रहा है तो बी हमारा दूसरे नंबर पर होता है और डी चौथे नंबर पर होता है, मतलब 2 की आगे बढ़ोतरी की गई है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखें डी से अगर आप 2 आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पर एप्स। तो एप से आपको स्टार्टिंग करेंगे तो एप हमारा 6 हो गया और एच हमारा 8 होता है। तो मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, 2 आगे बढ़ाएंगे और आपके ऑप्शन में एप से 2 रखे गए हैं, तो भी आपको एक पद और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जी देखिए जी की नंबरिंग होती है 7, यहाँ पर देखिए जी होता है 7 स्थान पर, और अगर आई को अगर आप देखेंगे आई होता है 9वें स्थान पर। तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा है आगे, तो आई से अगर आप 2 आगे बढ़ाएंगे तो आपको के मिलेगा। तो एफ के बाद आपको के रखना होगा, और किस ऑप्शन में रखा गया, ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है। सही करिए 1 वाले ऑप्शन को और आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चनों करना होता है। तो 2 की हर आपके लेटर्स में जो है वो बढ़ोतरी की गई है हर पद में, बस इतना ही आपसे पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है श्री एक्स जो है ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर की चलता है तथा बाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है, बी बिंदु पर पहुंचता है। तो ए और बिंदु बी के बीच की लघुत्तम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिशाओं को बना लेते हैं। इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। कह क्या रहा है, ए जो है ए बिंदु से एक से चल रहा है, तो ए बिंदु हम बीच वाले सेंटर को ही मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर एक से चल रहा है तो पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर पहले चलता है, तो ए को हम पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चला दिए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर किधर होगा, नीचे की ओर होगा उसका बाईं ओर, नीचे की ओर बाईं ओर, और कितना चल रहा है 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। तो अभी ये यहाँ पर ए था, अब पहुंच गया बी पर। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। तो जो सबसे कम दूरी होती है वो उसकी विकर्ण की दूरी ही होती है। तो ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हमको विकर्ण निकालना है तो अंडर रूट में आप लिखना पड़ेगा 80 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6400 आ जाएगा और प्लस 2500। इसमें से देखेंगे तो 100 आपका अंदर आपका कॉमन मिलेगा और 100 को बाहर निकलेंगे 10 आ जाएगा, और 64 और 25 को अगर आप देखेंगे इनका योग करके तो ये आपका 89 बनेगा। ठीक है, तो 89 तो बाहर आएगा नहीं, तो 10 अंडर रूट 89 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन। तो जब भी आपसे लघुत्तम पूछेगा तो आपको विकर्ण की दूरी निकालनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वेन आरेख दिया गया है और लिखा गया है कि यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और तमिल का ये वेन आरेख है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसके अनुसार यथार्थता 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है जो 2 भाषाएं बोलते हों। तो बताइए इंग्लिश, हिंदी और तमिल में 2 भाषाएं बोलने वाले अगर आप गोले में देखेंगे तो पहला तो देखिए एल जो है
वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, तो एल को ले लीजिए। फिर यहाँ पर एम को पकड़ लीजिए, एम भी आपका इंग्लिश और तमिल दोनों बोलता है, एम को पकड़ लिया क्योंकि दोनों गोले के अंदर है। और ओ को पकड़ लीजिए, ओ भी आपका दो भाषाएं बोलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछा है इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है एग्जैक्टली टू। यदि आपसे कहता कम से कम दो भाषाएं, तब यहाँ पर उसमें आप एन को भी शामिल कर लेते हैं, बीच वाले को, क्योंकि बीच वाला तो तीनों भाषाएं बोलता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया एग्जैक्टली टू वाली भाषाओं को सिलेक्ट करना है आपको, तो एल, एम और ओ वाले ऑप्शन को आपको सही करना है। आपके ऑप्शन में देखिए एन वाला भी रखा गया है, यदि आप वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे ना तो आप कम से कम वाले को सही करके चले आएंगे, आप एन को भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि एन भी आपका कम से कम दो भाषाएं तो बोलता है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि एग्जैक्टली टू भाषाएं जो बोलता है वो आपके पहले वाले ऑप्शन में रखे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आया है और कथन में लिखा गया है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। ये कथन में लिखा गया है कि लोग टैक्स देने से सरकार को बचते हैं और एक बोझ समझते हैं, एक अपव्यय समझते हैं टैक्स देने को। तो अभी निष्कर्ष को देख लेते हैं, कौन कौन से निष्कर्ष आपके सामने रखे गए। तो पहले में लिखा गया कि इसका अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो सरकार क्या कर सकती है। सरकार जनता को जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किए जाने वाला कर जो है वो देश निर्माण में काम आता है, या फिर दूसरा करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि धनराशि एकत्रित हो सके। तो वैसे पहले से टैक्स नहीं दे रहे हैं और आप टैक्स बढ़ाएंगे तो और टैक्स बचाने का प्रयास करेंगे, तो दूसरा वाला तो गलती हो गया निष्कर्ष से। पहला वाला सही है कि जागरूकता फैलाए सरकार ये बताए कि हम जो आपके पैसा ले रहे हैं इसका सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई घोटाला नहीं हो रहा है। जो पैसा आपसे ले रहे हैं वो आपकी सड़कों में, वो आपकी योजनाओं में, वो किसी प्रकार से आपके ही पास पहुंच रहा है। इस प्रकार से जागरूकता पहुंचाएंगे तो लोगों को टैक्स देते समय ये बोझ और अपव्यय नहीं लगेगा, ये देश के विकास में भागीदारी करने के लोगों को ऐसा लगेगा। तो ये सरकार ऐसी जागरूकता फैलानी चाहिए। तो ए वाला जो है निष्कर्ष सही होगा। कहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ एक ही अनुसरण करेगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है, तालिका को आपको ध्यान से देखना है। तो कक्षा 10 में अनुभाग ए और अनुभाग बी की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो अनुभाग ए वाला यहाँ पर रखे गए छात्र, ठीक है, और बी वाले यहाँ पर रखे गए हैं। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, अनुभाग ए में छात्रों का परसेंटेज कितना है ये आपको बताना है। तो अनुभाग ए वालों को देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अनुभाग ए में 28 हैं, 14 हैं, 6 हैं, 64 हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो अनुभाग ए में निकल कर आएंगे टोटल 112 छात्र। और अनुभाग बी का निकाल लीजिए भाई। अनुभाग ए का अगर परसेंटेज निकालना है तो टोटल में से तो आपको निकालना पड़ेगा, तो बी का भी निकाल लीजिए। तो बी कितना होगा, 23, 12, 17 और 55 अगर आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 107। तो टोटल हमारे जो छात्र हो जाएंगे उनकी संख्या होगी ए प्लस बी में अगर आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएंगे आपकी 219, ठीक है। तो टोटल में से अगर आपको ए का परसेंटेज, तभी तो आप निकाल पाएंगे ए का परसेंटेज। तो 112/219 मल्टीप्लाई 100 करेंगे अगर आप, तो आपके सामने आ जाएगा 51.14% जो छात्र होंगे वो अनुभाग ए के छात्र होंगे। यही आपने इसमें निकाला। तो सबसे पहले ए का निकाल लीजिए, बी का, दोनों को जोड़ करके टोटल निकाल लीजिए, फिर आपको इसमें ए के परसेंटेज निकल के आएंगे। तो पूछा क्या गया, आंसर कितना निकलेगा आपका, देखिए 51.114 था, तो 51.1 इसमें सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है। मेरी 10 वर्ष पहले की आयु और उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आप x से करना चाहते हैं तो वो भी आपका आसानी से लग जाएगा। अगर आपने वर्तमान आयु जो है मेरी उसकी स्वयं की x मान ली तो वर्तमान आयु, तो वो कह रहा है कि 3/5वां उतना ही है। तो 3/5 x मतलब कि उसकी जो वर्तमान आयु आपने x मान ली उतना ही है जितने उसके चचेरे भाई की 5/6वां हिस्सा है। तो 5/6 उसके चचेरे भाई की आपने y मान ली, ठीक है। तो x और y में अगर यहाँ पर से आप रिलेशन दिखाएंगे तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से एक आपके पास समीकरण निकल के चला आएगा 18x
माइनस 25y इक्वल टू 0। ये पहला आपका समीकरण हो गया। दूसरे में कह रहा है मेरी 10 वर्ष पहले की आयु और उसकी आज की 4 साल की आयु की 4 साल बाद की आयु जो है वो बराबर है। तो मेरी 10 साल पहले की आयु, तो उसकी अगर x थी पहले, तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10। और अभी क्या कह रहा है, उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, मतलब कि चाचा वाले की। तो चाचा की अगर इस समय y है तो 4 साल बाद x y प्लस 4 होगी। तो यहाँ पर से एक समीकरण और आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 14 मिल गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो x और y की यहाँ पर से आप वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। तो x आपका आ जाएगा 50, अगर x 50 आ गया तो y अपने आप 36 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, मेरी वर्तमान आयु पूछी गई है, जो कि हमने x ही मानी थी, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको और भी तरीके से करनी है तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए क्रम में आपको बताना है कि चित्र चयन करना है कि इसमें से आपको ऑड फिगर कौन सा लग रहा है, अलग फिगर कौन सा लग रहा है। तो ए बी सी डी ई यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो भी आप अलग बताइए, अलग आपको कौन सा लग रहा है। अलग यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, सी वाला देखिए, सी वाला जो है यहाँ पर इसने 2 डॉट कर दिए हैं, बाकी सब जगह एक ही डॉट था ब्लैक वाला, और इसने यहाँ पर 2 डॉट करके इस चित्र को अलग कर दिया है। तो सी वाला जो होगा वो किस ऑप्शन में रखा गया ये भी आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सी को सही कर दीजिए ये वाले आ जाएंगे। सी वाला डी में रखा गया है। जो नए लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि सी वाला किस ऑप्शन में रखा गया है, वही आपको कंप्यूटर में जा करके उसी के ऊपर कर्सर आपको ले जाना है। देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कथन और तर्क और अनुमान से आपका क्वेश्चन आया है। देखिए तर्क में लिखा गया है कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी का फैसला किया है। तो अनुमान आप क्या लगा सकते हैं, अगर ये तर्क है तो अनुमान आपको इसी तर्क के अनुसार आपको करना है। तो अनुमान में लिखा गया है यात्री जो हैं बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराया वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई, यात्री को जहाँ पर कम किराया लगेगा वहाँ पर तो चला ही जाएगा। अगर आपने 10% बढ़ाया है और किसी ने, अगर आपने 100 की जगह 110 कर दिया किराया, तो कोई अगर 100 ले रहा है तो यात्री वहाँ पर तो जा ही सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रही, ये भी सही हो सकता है। अगर बेस्ट जो है अच्छी कंपनी है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो लोग 100 की बजाय 110 देने को भी तैयार रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि संख्या घटे नहीं, पहले जैसी रहे। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं 10% किराया बढ़ाने के बाद। तो 1 और 2 दोनों निहित होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को समझ करके करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उस सही विकल्प आपको चुनाव करना है जो श्रृंखला को पूरी करेगा। श्रृंखला कैसे है, यहाँ पर ACT लिखा गया है, EGG लिखा गया है, INK लिखा गया है। तो अभी आप लोग देखिए श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा समय लीजिए, वीडियो को रोकिए और लगाने का प्रयास करें। कुछ में इसमें थोड़ा से अलग कुछ करने का प्रयास किया है क्वेश्चन में, इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टार्टिंग कर रहा है वावेल से, जो स्वर होते हैं इंग्लिश के, उसमें अगर आप देखें तो A E I O U, तो स्टार्टिंग पहले वाले की इसने A से की है तो ACT लिख दिया, E से की दूसरे वाले की तो एक लिख दिया, I से किया तो इंक लिख दिया। तो O वाला ढूंढ लीजिए, O से क्या बन सकता है, O से हमारा ओल्ड ही रखा गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। तो इस प्रकार से आपके वावेल और कॉन्सोनेंट का ध्यान देकर भी रीजनिंग के क्वेश्चनों करना होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह आप +1 -1 ढूंढते जाएं और बाद में आप ये नहीं सही कर पाएँ कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया था। देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक आरेख दिख रहा होगा, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आंकड़े दिख रहे हैं। तो जो आपको पहला चार्ट दिख रहा है, चार्ट में पहली संख्या जो है, जो आपको ब्लू वाली दिख रही है, वे मोटरसाइकिल की संख्या है। ठीक है, और दूसरी संख्या टोटल गाड़ियों की संख्या है। जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, बड़ा वाला कॉलम, ये टोटल गाड़ी है, और ये ब्लू वाली उस साल उस महीने की मोटरसाइकिल की संख्या है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, ये भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है, आपको बतानी है।
तो हम लोग देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपसे पूछ रहा है कि 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा, ठीक है, मोटरसाइकिल के अलावा अगर आपको निकालनी है तो टोटल गाड़ियाँ 27 हैं और मोटरसाइकिल 21 हैं। तो अगर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में मोटरसाइकिल के अलावा जो गाड़ियाँ होंगी वो 6 होंगी और ये टोटल 1000 में है, हर संख्या जो 1000 में है तो ये 6000 हो गई। ठीक है, जनवरी में हमने देखा कि टोटल अगर गाड़ियों से हमने मोटरसाइकिल निकाल दिया तो पंजीकरण में जो गाड़ी आई बाकी गाड़ियों की संख्या जो है वो 6000 आ गई। उसी प्रकार से अप्रैल, वो आपका मई का, फरवरी का निकाल लीजिए, मार्च का निकाल लीजिए और अप्रैल तक आपसे पूछा है। तो अप्रैल में देखिए, अप्रैल में है टोटल 35,000 गाड़ियाँ और 20,000 मोटरसाइकिल हैं। तो अगर आप अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में आपका निकल कर आएगा 35 में से 20 घटा देंगे तो 15,000 अन्य गाड़ियाँ आ जाएंगी मोटरसाइकिल के अलावा। लेकिन इसने जो है ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जनवरी और अप्रैल को दोनों को घटा करके इसने 9,000 जो है आंसर निकाल दिया है कि 9,000 जो हैं वो बाकी अन्य गाड़ियां हैं। जबकि पूछा इसने क्वेश्चन है जनवरी से अप्रैल, अगर जनवरी और अप्रैल पूछता तब हम दोनों को घटाते हैं, लेकिन जनवरी से अप्रैल ने पूछा है तो इसे फरवरी का, मार्च का, इन सब का निकाल करके पहले तब घटाना चाहिए था। लेकिन अभी इसने देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे अगर आप तो इसने 9,000 सही कर दिया है। तो इसने सिर्फ जनवरी और अप्रैल का निकाल कर किया है, जबकि इसको जनवरी से अप्रैल सभी महीनों का निकाल कर करना चाहिए था। ये थोड़ा से इसमें गलती की गई है। तो आप लोग चारों महीने के निकाल करिएगा तब ये आपका आंसर मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर 9,000 नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस फिगर में कितने आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए। ऊपर देखिए हिंदी से लिखा हुआ आपको मिलेगा, नीचे इसमें इंग्लिश से लिखा हुआ मिल रहा है। ऑप्शन लेकिन आपको एक ही बार लिखेंगे, इसलिए हम आपको इंग्लिश वाला आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको त्रिभुज गिनना है तो एक बात आप लोग समझिए कि इसमें आपको ट्रायंगल तो गिनना ही है। तो अगर आप इस संरचना के ऊपर ध्यान देंगे तो अगर हम इसे 20 से काट दें तो इसमें आपको 3 त्रिभुज नजर आएंगे। पहला ये छोटा वाला, दूसरा ये छोटा वाला, 2 हो गए, एक आपका बड़ा वाला। तो इस संरचना में आपको 3 आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहे होंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की संरचना कहाँ कहाँ बनी है, तो यहाँ पर आपको 3 नजर आएंगे ट्रायंगल, यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे और अंदर एक बना हुआ है। तो 3 चौको 12 तो कन्फर्म होगा कि 12 इस आकृति से आपको त्रिभुज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी आपने 12 तो निकाल ही लिए हैं, अभी और देख लेते हैं। एक यहाँ पर आपको एक और दिख रहा है, ये छुटपुट देख लेते हैं। तो 12 आपने पूरे निकाले उस संरचना से और 2 आपको और मिल गए, तो टोटल इसमें आपको 14 ही मिलेंगे। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको ज़्यादा दिख रहे हो तो ढूंढने का प्रयास करिए, 14 ही लेकिन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रश्न छवि की दाएं तरफ दर्पण रखा हो, दर्पण तो रख ही दिया है, तो प्रॉब्लम फिगर ये है, दर्पण इसने ये रख दिया है, तो बताइए इसका दर्पण पृथ्वी में इधर कैसा बनेगा, ABCD में से आपको बताना है। तो क्या लग रहा है आपको, प्रॉब्लम फिगर अगर ये है तो अगर ये दर्पण सबसे पहले त्रिभुज के सामने है तो इधर त्रिभुज ही बनेगा और त्रिभुज जैसा है वैसा ही बनेगा, त्रिभुज उल्टा थोड़ा नहीं हो जाएगा दर्पण के। तो अभी अगर आप देखना चाहें तो बी वाले ऑप्शन की ओर जाइए, तो बी वाले ऑप्शन में देखिए त्रिभुज ट्रायंगल है, उसके ऊपर ये अर्धगोला होगा, जैसे रखा है वैसे ही होगा, तो वैसे ही रखा गया इसी में। बाकी में देखिए कहीं पर नीचे झुका दिया है, किसी में गिरा ही दिया गया है, किसी में और झुका दिया, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, तो ऐसा थोड़ा नहीं होता है। दर्पण लगाए हैं तो सिर्फ उसका जो है उसी प्रकार से संरचना बनेगी, जो पहले रखा गया दर्पण के वो पहले आएगा और जो ऊपर है वो आपका ऊपर आएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि PQRST में सबसे कम वजन किसका है, ये आपको बताना है। लेकिन आपको वजन नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि जो कथन 2 दिए गए हैं आपको, पहला कथन दूसरा कथन, इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिना लगाए तो आप बता नहीं सकते हैं, तो चलिए लगा लेते हैं। लिखा क्या गया है, Q का वजन जो है P और S से कम है, तो P पहले होंगे उससे, P और S, Q बाद में होगा कहीं पर। और लिखा गया S का वजन जो है वो T से ज़्यादा है, तो S का वजन T से ज़्यादा, तो T इसके बाद होगा S के कहीं पर। R का वजन Q से अधिक है, अगर R ज़्यादा है Q से तो R पहले होगा Q के, लेकिन T से कम है तो T से पीछे है ही है। तो ये कन्फर्म होगा Q का वजन जो है
वो सबसे कम हो गया, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन कैसे आपने पता लगाई? दोनों कथनों का आपने प्रयोग किया है, तब आप पता लगा पाए कि सबसे कम वजन किसका है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त होंगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो तैयार होकर आप लोग जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है समरूप जोड़ी बताना है। समरूप जोड़ी का मतलब जैसा संबंध बढ़ई का हथौड़ी के साथ में है, वैसा संबंध आप 4 ऑप्शन में से ढूंढिए। तो बढ़ई का एक औजार है हथौड़ी, भाई कंप्यूटर का लेखक ये कोई बना नहीं, क्रेन का बिल्डर कोई बना नहीं, कुल्हाड़ी लकड़हारा ये तो उल्टा संबंध हो गया। नलसाज जो है, प्लम्बर जो है, उसका यंत्र है पाना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन। तो जैसे बढ़ई का यंत्र है हथौड़ी, वैसे नलसाज का है पाना, तो सही ऑप्शन हमारा लास्ट वाला। तो इस प्रकार आपको ध्यान से इन प्रश्नों को देखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपको आकृति दी गई है, फिगर दिया गया है, इसकी आपको वाटर इमेज निकालनी है। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब बताइए। तो जल प्रतिबिंब के लिए नीचे आप यहाँ पर लगा दीजिए दर्पण। अगर नीचे दर्पण लगाएंगे तो ये संरचना बिल्कुल से उलट करके नीचे वाली आनी चाहिए। ये आपको दिख रही होगी सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। जब भी आपसे वाटर इमेज पूछेगा, जस्ट आप यहाँ पर लगा लीजिए दर्पण को नीचे, और बिल्कुल आपको संरचना को उल्टा करना है। तो जो तीर यहाँ पर आपका नीचे की ओर है, वो नीचे की ओर रहेगा तो ऊपर की ओर आ जाएगा, और आपका तीर अगर ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। इस प्रकार से जल वाली संरचना में ये उल्टा आपको प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, जहाँ पर सी लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में आपको अलग चित्र चुनना है। ऐसे सवाल पहले बहुत पूछे जाते थे, और अभी आपको, अगर आप पुराने छात्र हैं तो इस प्रकार के सवालों को लगा पाते हैं कि नहीं? अभी 2-3 साल से ये सवाल आने बंद हो गए हैं, लेकिन पहले ये सवाल आते थे। आपके रेलवे हो गया, एसएससी में हो गया। तो अभी आपको देखिए अलग अगर आपको संरचना देखनी है तो ए देखिए, यहाँ पर ए जो है वो 3 आपकी लाइनों से आपका बनता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इस प्रकार से। एफ भी आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से बनता है। उसी प्रकार से आई भी आपका 3 लाइन से बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा। जेड भी देखिए 3 लाइन खींचेंगे तो 1, 2, 3। लेकिन एल जो है आपका वो 2 लाइन से बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग जो संरचना होगी वो 5 नंबर, मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको देखना होता था, और अभी ये क्वेश्चन थोड़े बंद हो गए हैं, लेकिन आने तो चाहिए आपको कि इस प्रकार से भी सही हो सकते हैं। इसलिए आपको ये पेपर आपको कराए जा रहे हैं कि आप पैटर्न और लेवल को देख लीजिए कि इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो भोजन को आप फ्रिज में रखते हैं, तो कपड़े को आप कहाँ पर रखते हैं? कपड़े को अलमारी में रखते हैं। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे जिसे आप जल्दी से सही करके अपने समय को बचा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कथन, निष्कर्ष और तर्क अनुमान, इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप 2018 में पेपर दे रहे हो, चाहे 20 में दे रहे हो, चाहे 21 में दे रहे हो, चाहे आप 24 में दें, चाहे आप 2025 में देंगे, कथन और निष्कर्ष, कथन, तर्क, इनसे जो है क्वेश्चन 4 से 5 बनेंगे ही बनेंगे। और अपने हर सेट में हम कराने का प्रयास करते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सही आपके आते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना रिलेट करते हैं तर्क से, उतना ही जल्दी आप इन सभी प्रश्नों को करना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तर्क में लिखा गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, तो अनुमान आप क्या लगा सकते हैं? तो सार्वजनिक मतलब कि जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, अकेले करिए करना है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना अपराध है। तो अनुमान में लिखा गया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखिए आप कर रहे हैं और वहाँ पर वार्निंग भी लिखी होती है कि इसे मत पीजिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात तो सही है, लेकिन तर्क में ऐसी बात नहीं लिखी गई। तर्क में सिर्फ सार्वजनिक धूम्रपान की बात की जा रही है। तो हम पहले वाले को नहीं सही करेंगे। वो सार्वजनिक मतलब सभी लोगों को बचाने की बात कर रहा है कि वो अपराध है। आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने लगा रखा है वहाँ पर चेतावनी, पीते हैं कोई बात नहीं है।
आपके लिए हानिकारक आप स्वयं जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह पर आपको नहीं पीना है क्योंकि अन्य लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यही बात सार्वजनिक धूम्रपान के बारे में चर्चा कर रहा है। तो दूसरा वाला अनुमान सही होगा, पहला वाला गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही होगा। केवल 2 अनुमान निहित हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये आकृति जो है वो किस आकृति के अंदर छुपी हुई है, मतलब कि समाहित है। तो ये आकृति आपको कहाँ पर लग रही, कहाँ पर ये आकृति को अंदर रख दिया गया है, आपको बताना है। करने का प्रयास करिए। यदि आप इस आकृति को देखें तो ये आकृति जो बनी हुई है वो आपको बी संरचना के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसे 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 और बी से कट। तो ये आपको बी संरचना और ए वाले ऑप्शन में रखा गया है, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये आकृति कहाँ पर छुपी है? बी वाले ऑप्शन में छुपी है और बी वाला ऑप्शन ए वाले ऑप्शन में रखा गया, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब आज का देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में देखिए 25 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे और ये लास्ट क्वेश्चन ही आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहते हैं, आपको बताना है। हाथी रहते हैं, सैनिक रहते हैं, तीर रहते हैं, रथ रहते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो ये हमारा एलपीएन टेक्नीशियन का पिछले बार जो आपका पेपर हुआ था उसके हमने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराए। इसके पहले हमने आपको इसी सेट के जीएस और जीके के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। ये हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसके आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपने इन 25 प्रश्नों में, मेरी आशा है क्योंकि ये आपका पुराना पेपर है और आपने इस तरह के प्रश्न लगाए होंगे, तो कम से कम 20 की आशा रखते हैं। कम से कम 20 आपको आना चाहिए। 20 नहीं आ रहे हैं तो आपको नई वाले देखिए आपको रीजनिंग करा रहे हैं। हम जो आपके 2021 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसकी भी आप देखिए आपको रीजनिंग करा रहे हैं, उसको भी आप लोग लगाते रहिए। अभी देखिए इसके बाद आपको ग्रुप डी की भी आपको रीजनिंग कराएंगे। तो उन सारे आपको नए नए प्रकार के हम आपको पेपर कराएंगे जहाँ से आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाए, जहाँ से आपकी जीके जीएस स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मेन पार्ट जीके जीएस का ही होता है। एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी आपका एलपीएन टेक्नीशियन में भी आपके 30 क्वेश्चन तक लगभग पूछे जाएंगे। तो उसका भी आपको अच्छे से वेटेज रखना है और आपको रीजनिंग भी अच्छे से तैयार करके चलनी है। तो आपने इन सही प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।